हाँ, नमस्कार। एक नया कहना चाहिए पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, शायद आपको पसंद आए। इतिहास के पन्नों से भारतीय इतिहास के बारे में कई मिथक और कई भ्रम आजकल सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐतिहासिक ऐसे तथ्य जो किताबों में हैं, पाठ्यक्रम में हैं और जो प्रामाणिक रूप से इतिहासकारों ने लिखे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, रोचक घटनाएं भी जो इतिहासकारों के अलावा कुछ लोगों ने लिखी है और जो प्रामाणिक भी है, उन चीज़ों का सम्मिश्रण करके आपसे बातचीत करेंगे। 8, 10, 15 एपिसोड होंगे इसके। तो आज का पहला अंक है, हम भारतीय इतिहास की को पुरातन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास, उसको छोड़ करके, मध्यकालीन इतिहास को छोड़ करके आधुनिक काल से शुरू करते हैं। और आधुनिक काल में भी खास करके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कहें जिसे, या अंग्रेजों ने जिसे सिपाही विद्रोह कहा, जिसे गदर कहा, वहाँ से शुरू करके आज़ादी जब हमें मिली 1947 तक, वहाँ तक आएंगे। और वहाँ तक आने में जितने भी एपिसोड होंगे वो क्रमिक रूप से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रयास यही है कि प्रामाणिक इतिहास के बारे में आपसे बातचीत हो और कुछ जानकारी हो जो कहीं तथ्यात्मक हो। कई भ्रामक जानकारियाँ हैं, वो भ्रामक जानकारियाँ शायद लोगों के मन में इतिहास के विषय को दूषित करती हैं। तो प्रयास यही है। तो शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, बात तब की है जब मुग़ल काल ख़त्म होने जा रहा था। 1707 में अंग्रेज़ औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने आकर जहांगीर से भी कुछ लिया था। औरंगज़ेब तक आते आते काफ़ी कुछ फैल गए थे वे बंगाल के क्षेत्र में। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मराठा हावी हो गए और मराठों ने कई बार मुग़ल सल्तनत को हराया और छिन्न भिन्न कर दिया। और आखिरी बार जो हुआ था वो पानीपत के तती युद्ध में जो है मुग़लों मराठों की अहमद शाह अब्दाली की से हुई हार के कारण और मामला गड़बड़ा गया। जो मराठे जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ वहाँ उन्होंने मुग़ल को ही नुकसान पहुँचाया। चलिए, ये तो इतिहास का विषय है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के ठीक पहले, इसके पूर्व की घटना जो है वो जून 1757 में बंगाल चलते हैं हम। बंगाल, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहते हैं जिसको उस समय में। तब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में रॉबर्ट क्लाइव था। वर्तमान बंगाल में वहाँ उसकी सेना और वो काबिज थे। और उस समय में रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल का नवाब इसलिए कहते थे कि चूंकि मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई थी तो प्रतिनिधि थे मुगल साम्राज्य के लिए स्वतंत्र थे। तो वहाँ पर बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला काबिज था। और नवाब का एक सेनापति था मीर जाफर। इतिहास में बड़ा नाम प्रसिद्ध है मीर जाफर का। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तो हमारा साथ दो और सिराजुद्दौला को हरा देंगे। चूँकि इनके लगान को लेकर के कुछ लड़ाई चल रही थी आपस में अंग्रेजों की। अंग्रेज उनसे लगान के नाम के ऊपर कुछ पैसा वसूल करते, टैक्स वगैरह व्यापार में। तो वो सिराजुद्दौला इनसे नाखुश था, तो उसने एक युद्ध हुआ जिसको पलाशी, और वर्तमान में बंगाल में पलाशी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर सेना सहित अंग्रेज से मिल गया और सिराजुद्दौला की हार हो गई। हार के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मरवा दिया और इस तरह से बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता लगभग आ गई। बाद में मीर जाफर को भी हटा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, और खुद बन बैठा वहाँ का शासक। तो इस तरह से कलकत्ता में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी कि अंग्रेजों का पदार्पण हुआ वहाँ पे। अंग्रेजों के राज्य की नींव रख दी गई, नींव पड़ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसके बाद एक गवर्नर आते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तब इनको गवर्नर कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल होते थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कई लोग आए। 1700 कुछ अंग्रेजों ने शासन सुधार के कार्य भी किए। छोटे संक्षिप्त में बताऊँ आपको कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए शासन चलाने के लिए। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1793 में सिपाही बंदोबस्त का कार्य शुरू हुआ। साथ ही 1798 में ही जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली जो था इनका गवर्नर जनरल, वो लेके आया। सहायक संधि का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि देशी राजाओं से कहा गया कि हम अपना सेना रखेंगे, आप सेना मत रखिए, आप उसमें लड़िए मत, आप अपना स्थायी शासन चलाइए और हमें जितनी लगान है उसका हिस्सा हमें दे दीजिए और हम आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपको इम्यूनिटी देंगे एक दूसरे से लड़ाई रोकने के लिए। झगड़ा होगा तो हम, तो ये
बड़ा विन विन सिचुएशन थी अंग्रेजों के लिए भी और तब के देशी राजाओं की। छोटे बड़े राजाओं ने सब ने संधि कर ली लगभग इनसे कि चलो सेना तुम्हारी, हम राज कर पाट करेंगे। आमोद प्रमोद में लग गए राजा महाराजा। तो कुल मिला के अंग्रेज ही इस यहाँ से काबिज हो गए। अब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? प्रत्यक्ष रूप से क्या था कि अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, सिंध, अवध में देशी रियासतों को सहायक संधि के अंडर ले आया, उनके अधिकार कम कर दिए। फिर जो था 1850 के आसपास 1857 के ठीक पहले 1848 से 1847 तक यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आए। सहायक संधि के बाद एक नया इंस्ट्रूमेंट उसने लगाया कि जो राजा जिनके कोई दत्तक पुत्र हैं या उनकी कोई संतान नहीं है, उनका राज्य अंग्रेजी राज में विलीन कर लिया जाएगा, उनको कोई दत्तक पुत्र रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसको रूल ऑफ डॉक्ट्राइन कहा गया, जिसे देश के राजाओं ने हड़प नीति का नाम दिया था। हड़प नीति से काफ़ी हलचल हुई। कई देशी राजा जो थे वो सतारा था, झांसी था, अवध था, ये अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत अपने में मिला ली और आगे भी मिलाते रहेंगे, इस तरह की उनकी नीति थी। तो इन दोनों संधियों से, सहायक संधि और हड़प नीति से देशी राजाओं में बड़ी हलचल थी। उस समय अंग्रेजों के अधीन जो था, समझिए 1850 के आसपास, 50 से 58 के बीच 60% एरिया अंग्रेजों के हुकूमत में था, 40% एरिया में देशी रियासतें काम कर रही थी। और रियासतें कितनी थी? 560 से 565 के बीच देशी रियासतें थी। अब ये 1857 में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। आइए, 11 मई 1857 का एक दिन था। दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी हो ही रहा था, तभी मेरठ से आए सिपाहियों का दस्ता यमुना पार करके शहर की ओर आगे बढ़ता है। सामने उन्हें एक चुंगी का दफ्तर दिखा अंग्रेजों का, उन्होंने उसमें आग लगा दी। फिर लाल किले की तरफ आगे बढ़ते हैं वो लोग सिपाही। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। सिपाहियों के साथ शहर के लोगों की भीड़ भी साथ हो ली। दिल्ली में सिपाहियों का दस्ता तब के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसने कहा जाता है, शायराना शायर भी थे वो, बहादुर शाह जफर से मिलता है और उनसे गुजारिश करता है कि आप इस आंदोलन की, जो एक आज़ादी के लिए कहना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था, इसकी सरपरस्ती करें, उनसे गुजारिश करता है। बहादुर शाह हिचकते हैं, लेकिन हिचक के साथ भी उनके मन में कहीं ये बात थी कि दिल्ली की सल्तनत फिर मुग़ल के अधीन आए तो वो स्वीकार कर लेते हैं और ख़ुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर देते हैं। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जे की मुहिम छेड़ दी और इसे चूँकि सिपाहियों ने विद्रोह किया था मेरठ में, तो अंग्रेजों ने इसको, अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको सिपाही विद्रोह का नाम दिया। अब आगे देखिए क्या होता है कि सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मार डाले गए। साइमन फ्रेजर की मौत हो गई। इस तरह सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों ने इसे म्यूटिनी भी कहा, विद्रोह भी कहा। हम भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं इसको, पहला अंग्रेज इसे म्यूटिनी कहते थे। यह विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में असफल लेकिन एक साहसिक कदम था, इतिहासकारों ने ये बात मानी। इसके बाद समूचे उत्तर भारत और पश्चिम व मध्य भारत में के कुछ हिस्सों में सिपाहियों और नागरिकों के विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2,32,224 सिपाहियों में से करीब आधे ने अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया। इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुआ। एक दूसरे तक कम्युनिकेशन के उस समय साधन नहीं थे, फिर भी किसी न किसी रूप में खबर पहुंचाई गई। लोग तो कहते कमल का फूल और रोटी एक उनका सिंबल था जो हर जगह पहुंचाया है विद्रोह के लिए, तो वो चला। अब इसी तरह से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को गोली मार दी। उसे पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी दे दी। मंगल पांडे का विद्रोह, मंगल पांडे के ऊपर फिल्में बनी है हमारे यहाँ। अब आगे क्या होता है कि दिल्ली पर कब्जे के बाद विद्रोह
कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर तक फैल गया। जगदीशपुर बिहार के एक रियासत हुआ करती थी, जमींदार थे वहाँ के जगदीशपुर के कुंवर सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, पेशवा बाजीराव के भी दत्तक पुत्र थे, जिसको उन्होंने नहीं माना और पुणे को अंग्रेज शासन में शामिल कर लिया। तो इसके कारण से नाना साहब भागकर, जो उनके दत्तक पुत्र है, कानपुर पहुंच गए थे। तो पुणे से निर्वासित होकर वहाँ रह रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनके साथ भी इस तरह का हरकत हुई थी, हड़प नीति से उनका राज्य छीन लिया गया था। तो इन लोगों के मन में जो था, सिपाहियों के प्रति जो विरोध कर रहे थे, उनके प्रति सहानुभूति थी। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व उत्तराधिकारी खान बहादुर ने इस विद्रोह की रहनुमाई की। मैंने जैसा आपको बताया कि बिहार के जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। इस स्वतंत्रता संग्राम या म्यूटिनी का सबसे बड़ी नायिका जो थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और रानी ने इस कारण से अंततः विद्रोह का साथ दिया। विद्रोह से जो था वो मद्रास अछूता रहा था। अब देखिए इतिहास में क्या लिखा है इस विद्रोह या इसके बारे में। इसके कारण बताते हुए इतिहासकार लिखते हैं कि एक तो हड़प नीति इसकी मेन कारण थी। अंग्रेजी सेना द्वारा उस समय जो कारतूस नए उपयोग करने के लिए लाए थे, उनमें सुअर और गाय की चर्बी होने की अफवाह फैली और इस कारण से हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाही इससे नाराज हो गए, विद्रोह कर दिया। विद्रोह शुरू होने के बाद एक संगठन बनाया गया और कुछ योजना बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। इतिहासकार विपिन चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि सिपाही जब मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह चकित रह गए। राजा उनसे मिलने गए थे वहाँ रहनुमाई करने की अपील करने, तो उन्होंने फौरन ही आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचना दी कि इस तरीके से हो गया। बाद में उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किया। घटनाक्रम क्या हुए पूरे विद्रोह के दौरान कि बहादुर शाह के नाम के सिक्के ढाले गए। 1 साल से ज़्यादा समय तक विद्रोहियों भारी कठिनाई के बाद भी संघर्ष जारी रखा। विद्रोहियों ने, उनके सामने एक ऐसा शत्रु था जिसके पास आधुनिक शस्त्र थे, इनके पास कोई ज़्यादा नहीं थे। पूरा देश तत्कालीन समय में विद्रोहियों के साथ नहीं था। पढ़े लिखे लोग अंग्रेज परस्त थे। अब ये क्योंकि फेल क्यों हुआ इसके बारे में भी इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज परस्त बुद्धिजीवी, ये पढ़े लिखे लोग अंग्रेज परस्त थे और कुछ व्यापारी भी अंग्रेजों के साथ थे। इस कारण से विद्रोह फेल हो गया। अधिकांश लोग विद्रोह का मतलब नहीं समझ पाए। आधे भारतीय सिपाहियों में विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो बताया वो 2 लाख में से इतने आधे रहे थे। अंग्रेजों ने अंततः, फिर अभी लड़ाई 1 साल के लगभग चली, अंततः 20 सितंबर 1857 को 3 दस्तों की मदद से 1700 अंग्रेज सैनिकों और 3200 भारतीय सैनिकों को साथ लिया और दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। कश्मीरी गेट को उड़ा दिया गया। बहादुर शाह को उन्होंने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से एक सिंबल था विद्रोह का या नेतृत्व का, शहंशाही गिरफ्तार हो गए और विद्रोह ठप हो गया। बाद में कुछ समय तक अलग अलग एरिया में अंग्रेजों ने कार्रवाई की, जिसमें झांसी की रानी और तात्या टोपे आदि जो लड़ रहे थे। तो तात्या टोपे को 1859 अप्रैल में किसी उनके एक साथी की गद्दारी के कारण पकड़ लिया गया और मार दिया गया। और झांसी की रानी जो थी उनको जनरल ह्यूरोज ने हरा दिया और उनकी मृत्यु हुई, झांसी की रानी। और जॉन्स लॉरेंस ने इस पूरे विद्रोह के बारे में, अंग्रेज इतिहासकार ने कहा कि अगर उन विद्रोह में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते, क्योंकि नेतृत्व का उसमें अभाव था। और 1857 की असफलता के कारणों में इस मुख्य कारण इसको गिना जाता है कि यहाँ कोई बड़ा एक नेता, सब अलग अलग अपनी अपनी डगले बजा रहे थे, तो कोई किसी सोच या योजना के तहत ये विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए पकड़ा भी गया। रानी लक्ष्मीबाई की चुनौती खत्म होते ही पहले तो बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। तो खत्म होते ही एक तरह से यह विद्रोह समाप्त हो गया था। जनरल ह्यूरोज, जिसने रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई जीती थी और उनकी मृत्यु का कारण बना था, वो लिखा है उनकी
उनके चिता वो स्मारक के वहाँ उसने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। देखिए कितना बड़ा सम्मान दिया उसने अपने अपोनेंट को। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को उसने स्वीकार किया। तो इस तरह 1857 का जो विद्रोह था समाप्त हुआ। 1858 में ईस्ट इंडिया का शासन एक तरह से हिंदुस्तान से ख़त्म होकर के रानी एलिजाबेथ के पास चला गया। 1857 तक यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्त करती थी। अब इंग्लैंड की महारानी ने अपना यहाँ पर वाइसराय नियुक्त करना शुरू कर दिया। लॉर्ड डलहौजी अंतिम गवर्नर जनरल से रवाना हो गए और यहाँ पर सीधा सीधा नियंत्रण इंग्लैंड की सरकार का हो गया। अब आगे अगले एपिसोड में हम कुछ और नई चीज़ें लेंगे। कांग्रेस का जन्म और कांग्रेस के जन्म के साथ महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में आगमन कैसे हुआ, कैसे वे प्रभावशाली बने, इस पर एक एपिसोड नेक्स्ट आएगा। कृपया इंतजार करिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।